इंपॉर्टेंट क्या है कि सर मैकेनिकल में वैकेंसीज जो है लगभग 70 है, सिविल में आपको वैकेंसीज 25। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सर सिलेक्शन प्रोसीजर इंजीनियर ट्रेनिंग का कैसे है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है सिलेक्शन रेशियो थोड़ा कम है। देखो वहां पर 1:5 था, 5 गुना बच्चे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे 1:3 आपके पास सेलेक्ट होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स वल्ला। और आज हम लोग, मैं और मेरे साथ है यशवंत सर, हम दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर के आपके सामने आए हैं। वो है आपका BHEL में जो इंजीनियर ट्रेनिंग और सुपरवाइजर की जो वैकेंसीज आई है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन को लेकर के आए हैं। बिल्कुल सर, सिर्फ वैकेंसी नहीं बेटा, उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल, आपको तैयारी कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस क्या था, सिलेबस क्या है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या तैयारी करनी है, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी लगभग 400 से ज्यादा, अगर आप टोटल देखोगे तो 400 से ज्यादा की वैकेंसीज आपके पास है। और सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी, ऐसी भी नहीं है कि सैलरी कम मिलने वाली है, सैलरी बढ़िया मिलने वाली है। हर एक चीज को, हर एक पहलू को डिस्कस करेंगे सर। सबसे पहले डियर सर, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंजीनियर्स ट्रेनिंग के बारे में। सर अगर इंजीनियर्स ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको डिसिप्लिन कौन कौन सा है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड मेटलर्जी ब्रांच के लिए वैकेंसीज आई हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर मैकेनिकल में वैकेंसीज जो है लगभग 70 है, सिविल में आपको वैकेंसीज 25 है, इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो 25 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको वैकेंसीज, और इसके साथ साथ आपको पहले ही बता दिया गया है कि लोकेशन क्या होने वाला है पोस्टिंग का। अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और आप सिलेक्ट होते हैं तो इन जगहों पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो मैकेनिकल वाले बच्चे कहते हैं सर हमारे लिए वैकेंसी नहीं है। देखो यार, सिविल से ज्यादा तुम्हारे लिए वैकेंसी भाई, सिविल में तो मात्र 25 है, तुम्हारे लिए 70 वैकेंसी मैकेनिकल की। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको डेफिनेटली यूटिलाइज करना। दूसरा सुपरवाइजर ट्रेनिंग सर, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ देखो रिक्रूटमेंट फॉर 250 प्लस सुपरवाइजर ट्रेनिंग एज पर ब्रेकअप। और यहाँ देखोगे कि यहाँ पर भी मैकेनिकल की सबसे ज्यादा है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभी बताएंगे कौन कौन सी और क्वालिफिकेशन है, अगर आपने वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो 140 सीटें आप लोगों के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में 55 है, सिविल वालों के लिए 35, इलेक्ट्रॉनिक्स 20, टोटल 250। तो यहाँ पे 250 और पीछे 150, लगभग आप देख सकते हो 400 प्लस आपके पास वैकेंसीज हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। बिल्कुल सर। और अगर क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो देखो, इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है आपका बीटेक। तो जो बच्चे बीटेक हैं, जिन्होंने आपको इंजीनियरिंग बीटेक किया है और या फिर वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखे हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको एज लिमिट भी बता दिया गया है कि 27 ईयर्स उनके लिए जो बीटेक वाले हैं, और जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, दैट इज की बीटेक प्लस एमटेक एक साथ किया है, उनके लिए 29 ईयर्स का आपको कट ऑफ रखा गया है। और सुपरवाइजर के लिए अगर देखा जाए तो देखो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस के एलिजिबल हो, उसके साथ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए या इक्विवेलेंट सीजीपीए और एग्रीगेट इन ऑल ईयर्स। बड़ा ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि सब फाइनल देखना है, ऑल ईयर्स, हर एक साल में। अगर 3 साल का किया है तो तीनों साल में 65% ज्यादा नंबर होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इसके लिए। और एज लिमिट जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए है वो 27 वर्ष आपकी एज लिमिट है सर। बिल्कुल सर। और अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सुपरवाइजर ट्रेनी है उनके लिए आपको यहां पर बताया गया है कि मैकेनिकल से अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा मैकेनिकल में किन किन स्ट्रीम पर हो सकता है। जैसे कि कई बच्चे डिप्लोमा करते हैं मैकेनिकल से, लेकिन उनका स्पेशलाइजेशन होता है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जैसे मेकाट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल एंड अदर्स। इनमें से किसी में भी आपने अगर डिप्लोमा किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल। बिल्कुल सर। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाले जितने बच्चे हमारे, उनमें अगर आपने देखो पावर इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग हो गया, पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर प्लांट, एनर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल अदर कोई भी अलाइड ब्रांचेस आपके पास उससे किया हो तब भी आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी कहते हैं सर हमारे लिए वैकेंसीज कम आती है। यहाँ पर देखो, यहाँ आपके लिए वैकेंसी है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे हैं जो मैकेनिकल में सूटेबल थे वो यहाँ पर भी हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सीट आपके पास है तो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर कोई भी ब्रांच हो तो वहां पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक बच्चे डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
बिल्कुल सर। और इसके साथ साथ बिल्कुल यार, देखिए सिविल की बात बता देता हूँ सर मैं, उसके बाद बिल्कुल आप बिल्कुल क्या ना, सिविल में देखिए अगर आपने स्ट्रक्चरल, कंस्ट्रक्शन और सिविल या अदर्स में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रक्चर में भी डिप्लोमा करते हैं और काफी सारे बच्चे कंस्ट्रक्शन में भी अलग से डिप्लोमा करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। बिल्कुल सर। और केमिकल में अगर देखा जाए तो सेरेमिक इंजीनियरिंग किया हो आपने, या मटेरियल इंजीनियरिंग या केमिकल एंड अदर्स ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर केमिकल पोस्ट। और मेटलर्जिकल में अगर देखा जाए तो मटेरियल इंजीनियरिंग, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, फाउंड्री, प्रोसेस मेटलर्जी और मेटलर्जी एंड अदर्स में अगर आपने डिप्लोमा किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मेटलर्जिकल पोस्ट। बिल्कुल सर। अब अगर सर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सर सिलेक्शन प्रोसीजर इंजीनियर ट्रेनी का कैसे है, तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। देन फिर उनको कहां भेजा जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा और आपको सीबीटी 1 का 75% वेटेज होने वाला है और आपको इंटरव्यू का 25% वेटेज होने वाला है और इन दोनों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा सर। बिल्कुल सर। और ये तो इंजीनियरिंग ट्रेनी का है, देखो सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है, इंजीनियर ट्रेनी में आपका इंटरव्यू की आवश्यकता है। सुपरवाइजर की अगर हम देखें यहाँ पर, तो सुपरवाइजर में आपका स्टेज 1 में जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो थोड़ा कम है। देखो वहां पर 1:5 था, 5 गुना बच्चे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे 1:3 आपके पास सेलेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल स्क्रूटनी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उनके लिए इंटरव्यू वाला जो बाधा है वो बिल्कुल नहीं आने वाली यहाँ पर। मतलब सर केवल एक अगर आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया बस, बाकी आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, बस बिल्कुल, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है। इसी के बाद अगर हम लोग बात करें सैलरी की, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पोस्ट है ना इसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। अगर आप इंजीनियर ट्रेनी की बात करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली सीटीसी देखिए कितना है, 12 लाख पर एनएम का। बहुत बढ़िया। तो ईटी के लिए आपका 12 लाख पर एनएम का सीटीसी होने वाला है। वहीं अगर सर देखा जाए सुपरवाइजर ट्रेनिंग का तो इसका भी सीटीसी काफी अच्छा है, वो है 7.5 लाख पर एनएम का। यानी कि सर अगर देखा जाए तो डिप्लोमा के बेसिस पर कोई भी पोस्ट अगर देखा जाए तो उसमें जो भी सैलरी मिलती है उससे काफी अच्छी सैलरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है सर कि जैसा कि आप लोगों ने न्यूज में देखा भी होगा 2026 में आपको नेक्स्ट पे कमीशन आने वाला है और ये सेंट्रल का जॉब है, बिल्कुल इसमें ग्रोथ आपको मिलेगा, 8 पे कमीशन, बिल्कुल अपडेट होगा वो भी। और काफी अच्छा आपको वहां पे फिटमेंट फैक्टर भी अच्छा मिल रहा है 8 पे कमीशन में ना, तो काफी अच्छा सैलरी बढ़ने वाली है आपकी। अच्छा एक बार डेट्स देख लेते हैं यहाँ पे कि ओपनिंग जो ऑनलाइन सबमिशन है कब फॉर्म भरना है आप लोगों को। 1 फरवरी से सुबह 10 बजे ओपन हो जाएगा ये, क्लोजिंग आप 28 फरवरी, पूरा 1 महीना चलेगा, 1 महीना समय रहते आपको फॉर्म भर देना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दे दी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है बताओ। 11, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल 3 दिन आपका एग्जाम होगा। एग्जैक्ट डेट आपको बता दिया जाएगा उस समय, एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले आ ही जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये सारी डेट्स वैसे बोला जाता है टेंटेटिव है, लेकिन फॉलो करते हैं शेड्यूल को। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, इधर उधर के नोटिस सर्कुलर पे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें फेक भी हो जाती हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वो है https://careers.bhel.in। इस वेबसाइट पे जाओगे आपको सभी चीजें देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगी। तो डेट्स का बिल्कुल ध्यान रखना। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस। सर ये कट ऑफ एनालिसिस आई थिंक सुपरवाइजर ट्रेनिंग की है, क्या इसमें सर एनालिसिस रहेगा कट ऑफ का? सर अगर देखा जाए ना तो हमें 2 फेज में दिखाया गया है। एक दिखाया गया है कि किस कट ऑफ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, बिल्कुल। और एक दिखाया गया है कि किस कट ऑफ पर आपका फाइनल मेरिट बना है, फाइनल सिलेक्शन बना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कट ऑफ यहां पर लिखा गया है, ये कट ऑफ आपको देखिए 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना उसका जनवरी में आपको रिजल्ट आया था 2024 में, तो उसके हिसाब से आपको बताया गया था कि देखो अगर आपने जनरल कैटेगरी से सिविल का अगर आप देखते हो तो 150 नंबर का एग्जाम हुआ था, पहले समझ जाइए। 150 मार्क्स में से आउट ऑफ 150 जिस बच्चे ने भी 82.75 लाया था जनरल में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया था। वहीं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था सर 79.75, ओबीसी का कट ऑफ गया था 80.25, एससी का कट ऑफ गया था 74.75 और एससी का गया था आपको 66.25। उसी तरीके से मैकेनिकल का अगर कट ऑफ देखा जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो 83.5 गया था, ईडब्ल्यूएस का 77.25 था, ओबीसी का आपको 81.75 था एंड सो ऑन, इसी तरीके से आपको यहां पर मेंशन था। और सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि एक देखो सिलेक्शन रेशियो आपको बता दिया था कि इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए 1:5 है,
और सुपरवाइजर के लिए 1:3 है, ठीक है। तो यहां पर देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग सेम कट ऑफ मार्क्स हैव आल्सो बीन कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपके सेम मार्क्स है, अगर कट ऑफ मार्क्स मान लो 82.75 10 बच्चों के हैं, तो 10 के 10 बच्चों को बुलाया गया है अगले वाले स्टेज में। तो अच्छी चीज है सर। तो 1:3 रेशियो तो है ही, लेकिन 10 के 10 बच्चों को भी साथ में आपके बुलाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है 65-70% कट ऑफ है, मतलब कट ऑफ भी अच्छी जा रही है, पेपर भी ठीक है सर। तो इसमें आपको मेहनत टाइम रहते शुरू कर देनी चाहिए। अभी जनवरी लगभग खत्म होने पे आया है, फ़ेब में आपका एप्लीकेशन शुरू है, मात्र 3 महीने हैं। अब इन 3 महीने में आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से आपको कैरी फॉरवर्ड करना है ताकि आप 70% मार्क्स यहाँ लेके आ सको किसी पर्टिकुलर एग्जाम में। तो सर इसके लिए सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं सर, एक बार सिविल इंजीनियरिंग के बिल्कुल। सिलेबस की बात कर लेता हूँ। जितने भी हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। और सिविल में आपका सिलेबस देखोगे तो ऐसा कुछ बहुत नया सिलेबस नहीं है। सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो उसका भी एक ओवरव्यू आपको चाहिए। नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होते हैं, एडवांस कंक्रीटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो सीटी वाला और बीएमसी सीटी वाला जो पार्ट है उसका ये पहला पार्ट है सर। दूसरा बेसिक सर्वेइंग, और बेसिक सर्वेइंग में बस ये ध्यान रखना जरूर कि जीपीएस और जीआईएस भी आएगा। जो लास्ट वाला पोर्शन आपका रिमोट सेंसिंग जीपीएस जीआईएस होता है वो भी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। बाकी चेन सर्वे वो सब आपको पता ही है, थियोडोलाइट वो सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेसिक सर्वे के अंदर। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सिंपल स्ट्रेसेस हो गए। जो आपका सोम होता है बेसिकली वो ये है कि शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम, डिफ्लेक्शन यहां पर नहीं पूछा जाएगा। तो आपको अननेसेसरी डिफ्लेक्शन के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। तो यहां सोम के अंदर ये टॉपिक आपके पास है। उसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वेंटिलेशन हो गया, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर हो गया, लाइटिंग, वेंटिलेशन, अकाउस्टिक, ये सब आप डेफिनेटली पढ़ते भी हो। तो काफी बड़ा पोर्शन इसका भी है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में एग्रीगेट, सीमेंट, मोटार, ये सब चीजें आपके पास होती है। क्वालिटी कंट्रोल ये आपको पढ़ना है। जियो टेक्निकल मतलब सॉइल मैकेनिक्स, इसमें देखो ओवरव्यू ऑफ जियोलॉजी, ये थोड़ा सा अलग है। जियोलॉजी का ओवरव्यू आपसे पूछा गया, मतलब आपको मतलब क्या है, इस वर्ड का सेंस क्या है ना, क्या बातें होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जैसे फिजिकल इंडेक्स प्रॉपर्टी, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, कॉम्पैक्शन और स्टेबलाइजेशन, मतलब फाउंडेशन का पार्ट भी है और आपका बेसिक पार्ट भी है। इसमें कुछ चीजें नहीं लिखी हुई लेकिन पूछी जाएंगी, जैसे शियर स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, जैसे आपसे अर्थ प्रेशर थ्योरी पूछी जाएंगी, वो पूछी जाएंगी। तो उसको पढ़ के जरूर जाना, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यार हाइड्रोलिक्स में देखो तो प्रेशर मेजरमेंट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फ्लूइड फ्लो पैरामीटर्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, ओपन चैनल फ्लो भी आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि एफएम तो है ही, ओसीएफ भी, और उसके साथ हाइड्रोलिक मशीन्स भी। देखो यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप्स, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी और क्रॉप, ये तो हाइड्रोलॉजी अलग है। हाइड्रोलिक्स के पार्ट में एफएम, ओसीएफ, आपका एचएम तो हाइड्रोलिक मशीन्स, और साथ में हाइड्रोलॉजी उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो सारा पार्ट मिलके आपका हाइड्रोलिक का पार्ट बनता है। तो ये चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। डैम्स, कैनाल सब आ रहा है इसके अंदर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस, ये बड़ा डिटेल में देखो दे रखा है यहाँ पर कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सिंपल ट्रसेस, है ना, डिजाइन ऑफ स्टील बीम, स्टील को भी यहीं पर इंक्लूड कर दिया आप लोगों के लिए। एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम को भी इंक्लूड कर दिया है। तो टॉस, स्टील, आरसीसी, तीनों का यहीं पर आपको बोल दिया गया है। सारी चीजें यहीं पर है और मैक्सिमम सिलेबस आप देख पा रहे हो एसएससी का ही सिलेबस है। जेई का जो सिलेबस होता है लगभग वैसा ही सिलेबस आपके पास है। ट्रांसपोर्टेशन में देखो सर तो हाईवे इंजीनियरिंग, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ हाईवे की बात नहीं है, उसके साथ साथ रेलवे, ट्रैक ज्योमेट्री भी है। तो रेलवे भी आपका यहाँ पर साथ में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। टनल वनल पढ़ने की जरूरत नहीं है और ब्रिज वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप रेलवे पढ़ो और हाईवे पढ़ो, इतना सफिशिएंट है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में देखो सीपीएम वाली बात है, साइट लेआउट, प्लानिंग, ये सब आएगा। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बहुत सिंपल है, ये हर बार आपको एसएससी में भी इतना ही पूछा जाता है, उतना ही आपसे पूछा भी जा रहा है कि रेट एनालिसिस क्या होगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग यहाँ पर आपको दिए रखा है, ये अलग से दे रखा है। देखो ट्रांसपोर्ट के अलावा ट्रैफिक अलग दे रखा है, ये उसी का पार्ट है, आप उसी के अंदर पढ़ लोगे इसको। फिर ग्रीन बिल्डिंग का एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड है कि इंट्रोडक्शन टू ग्रीन बिल्डिंग एंड डिजाइन ऑफ फीचर्स, इसमें एनर्जी ऑडिट क्या होता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है, एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है, इसका ग्रीन बिल्डिंग का रेटिंग सिस्टम क्या होता है ना। तो वो सब सिस्टम आपको देखना है। इसको कुछ मत करना, सिर्फ टॉप, अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं है, ये टॉपिक को बस गूगल कर देना, आपको एकदम कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन टॉपिक है, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, उतना सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब मैकेनिकल की सर बात करते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से सिविल का आपका डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर मेंशन है उसी तरीके से मैकेनिकल का भी सिलेबस मेंशन है। और ये बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम से पहले आपको बता दिया गया है कि आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए मैकेनिकल में अगर देखा जाए आपको, तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहला आपको देखिएगा तो इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स बात कर रहा है, हीट ट्रांसफर, थर्मल पावर प्लांट है, स्टीम टरबाइन है, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मशीनिंग है, यानी कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, हीट ट्रांसफर और आपको मटेरियल साइंस के साथ साथ प्रोडक्शन की बात भी कर रहा है। और साथ ही साथ देखो यहां पर आप देखोगे प्लानिंग एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, यानी ये इंडस्ट्रियल का पार्ट है जिसमें फोरकास्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस और असेंबली लाइन बैलेंसिंग और मटेरियल मैनेजमेंट पर भी बात कर रहा है। मतलब इसमें 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है।
अलग से फिर आपको मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग भी लिखा गया है। मटेरियल साइंस में जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल है मैकेनिकल वाले, उन सब पर आपको बात करनी है। और साथ ही साथ इसमें देख रहे होंगे आपको उसने मेंशन किया है किस पर बात करना है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया उसने, फेज डायग्राम आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स में बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक लिख रखा उसने, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड फ्लो, इंपैक्ट ऑफ जेट, हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप। यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स में मेजर पार्ट आपको हाइड्रोलिक मशीन्स का है, पूरा टरबाइन, पूरा पंप और इंपैक्ट ऑफ जेट। ये तीन चीज आपको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा जाए तो बिल्कुल बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज पूछा जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में यहां पर लिख दिया गया है कि आपको कटिंग फ्लूइड पर बात करनी है, वेल्डिंग पर बात करनी है, गियर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, ग्राइंडिंग और फिनिशिंग प्रोसेस पर हमें बात करनी है। इसके साथ अगर हम लोग आगे बात करें तो थर्मल इंजन के बारे में आगे भी थोड़ा और पार्ट लिख रखा है उसने, सोर्स ऑफ एनर्जी, इंटरनल कंबशन इंजन। कहने को थर्मल इंजीनियरिंग लिख रहा है लेकिन ये बात कर रहा है किसकी, आईसी इंजन की। देखो यहां पर लिख रहा है आईसी इंजन, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, एयर कंप्रेसर, गैस टरबाइन, प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम, स्टीम जनरेटर, यानी कि यहां पर बॉयलर की बात की जा रही है और गैस टरबाइन की भी बात की जा रही है। उसके बाद आता है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी में आपको यह सीखने के लिए बोला जा रहा है यहां पर कि लिमिट्स, फिट, जो टॉलरेंस वाला पार्ट होता है वो पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यहां पर मेंशन किया गया है, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ना है आपको, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ना है आपको, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन पढ़ना है, टॉर्जन इन शाफ्ट एंड स्प्रिंग पढ़ना है, थिन सिलेंडर शेल पढ़ के जाना है। कई बार लोग इसको छोड़ देते हैं, आपको इसको पढ़ना यहां मेंशन है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग भी पूछा जा रहा है, जैसे कि सीएनसी मशीनिंग क्या है, आपको डीएनसी मशीनिंग क्या है, इन सब के बारे में भी पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ लास्ट में थ्योरी ऑफ मशीन पर बात की जा रही है। तो थ्योरी ऑफ मशीन में आपको यहां पर ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की ही बात कर रहा है, नया कुछ भी नहीं है, उसी की बात कर रहा है। डिजाइन ऑफ मशीन यानी मशीन डिजाइन में आपको देखो यहां पर डिजाइन की बात कर रहा है, आपको स्क्रू डिजाइन पढ़ना है, स्प्रिंग डिजाइन पढ़ना है, फास्टनर डिजाइन पढ़ना है, कपलिंग पढ़ना है, ये सारी चीजें। टूल इंजीनियरिंग में मेटल कटिंग मशीनेबिलिटी क्या होता है, डाई डिजाइन कैसे करते हैं, आपको फंडामेंटल उन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर चलना है। साथ ही साथ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। और इसमें जनरली आपको प्रोग्रामिंग पूछी जाती है, किस प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, किस सिंबल का क्या मतलब होता है, तो ये पूरा फंडामेंटल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर भी क्वेश्चन रहेगा, और वहां पर लिख दिया गया है रोबोटिक ड्राइव सिस्टम को पढ़ के जाना है, सेंसर को पढ़ के जाना है, रोबोट प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ऑटोमेशन कैसे करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको मैकेनिकल का सिलेबस है। इसमें हीट ट्रांसफर पहले भी लिखा हुआ है, दोबारा भी लिख दिया है, तो ठीक है, कोई नहीं। हीट ट्रांसफर और उसके साथ साथ रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग भी आपको पढ़ के जाना है। बिल्कुल बेसिक सिलेबस है जो आप पढ़ते हैं वहां पर। पावर प्लांट अलग से भी लिखा गया और इसमें भी बेसिक सिलेबस ही है जो कि आप लोग पढ़ के जाते हैं। तो आई थिंक सर ये पूरा का पूरा सिलेबस था जो कि सिविल और मैकेनिकल का था, जो कि हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। बिल्कुल सर, देखो डरने वाली बात नहीं है। आपको लग रहा होगा यार इतना सिलेबस है, ये नॉर्मल सिलेबस है, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। टॉपिक्स में इसको डिवाइड कर दिया और कुछ चीज रिपीटेड भी है कि वही आगे की चीज पीछे लिख दी है, पीछे की चीज आगे लिख दी है ना। सिविल में भी आप देख रहे होंगे कुछ टॉपिक्स यहाँ है, कुछ आगे भी है, कुछ को मिक्स भी कर रखा है। तो जितना आप एसएससी जेई के लिए पढ़ते हो, जितना एसएससी जेई का सिलेबस आप कंप्लीट करते हो, उससे बाहर यहाँ मुझे नहीं लगता कुछ भी है, ठीक है। जैसे सिविल में बात करूं तो रेलवे इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पोर्शन आपको पूछा गया है, बस इतना सा अलग से, वो आपको डिफरेंट अलग से पढ़ना है। और एक वो ग्रीन एनर्जी वाला जो पोर्शन आपने बताया था, वो एक थोड़ा एडिशनल एनर्जी है जो एसएससी वगैरह में नहीं आता, ठीक है। तो ये चीजें अब आपको ध्यान रखनी है कि जब समय सिर्फ 2 महीना बचा है, तो आप सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि अपने नोट्स को प्रिपेयर करो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको अपने नोट्स में मार्क करो, जो भी आपके डिटेल नोट्स हैं, जहां से भी आपने पढ़ाई करी वहां से आप डिटेल नोट्स के अंदर इन टॉपिक्स को मार्क करो, फिर इनको रिवाइज करो। और बेल के जब क्वेश्चंस आप लगाओगे, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न आएंगे। बड़े सिंपल वन लाइनर थ्योरेटिकल बेस्ड, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सर बहुत अच्छी वैकेंसी बिल्कुल है। सर, और जहां तक मैकेनिकल की बात करें सर, क्योंकि सिविल वाले तो सर वो एसएससी में भी आपकी अच्छी खासी बिल्कुल वैकेंसी आती है, आरआरबी में आती है, लेकिन मैकेनिकल वाले थोड़े परेशान रहते हैं सर। यहाँ अच्छी वैकेंसी, अच्छी बिल्कुल सर, अपॉर्चुनिटी। काफी अच्छी वैकेंसी। और एक सबसे बड़ी बात क्या है सर, अगर कट ऑफ को हम लोग देख रहे थे ना, हाँ, आपको 60% लाना है बिल्कुल। सर। 150 में आप फाइनल सिलेक्शन हो गया है 86 पर, मतलब 90 नंबर से भी कम लाना है। तो आपको केवल 60% ही स्कोर करना है पूरे के पूरे आपको पेपर में। आप इस चीज पर ध्यान रखो।
तो अगर आप टारगेट लेके चलते हो 70-75% को, देन आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आई थिंक इससे ज्यादा बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। तो डेफिनेटली ये फॉर्म आपको भरना ही है, 1 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो बढ़िया तरह तैयारी करो और किसी भी गाइडेंस के लिए आप डेफिनेटली दोनों फैकल्टीज को आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।